नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम आज विद्यालय स्तर पर जो टेस्ट लिया गया है उसमें जो प्रश्न दिए गए थे उनके सॉल्यूशंस को हम इसमें देखेंगे। तो इसमें से हम एक एक प्रश्न को करके हम देख लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास में, ये दिया गया है, एक थैले में 3 लाल, 5 काली तथा 7 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छा निकाला जाता है। निकाली गई गेंद काली नहीं है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। यानी कि ये सवाल है जो प्रायिकता से संबंधित सवाल हमें दिया गया है। तो इसका हल देखिए। हल, सबसे पहले हम इसमें कुल परिणाम निकालेंगे। तो देखिए, थैले में कुल परिणाम, कुल परिणाम, देखिए कितनी गेंदें हैं थैले में हमारे पास में, 3 प्लस 5 प्लस 7, यानी कि 3 गेंद हैं वो तो लाल गेंद है, 5 काली हैं और 7 हमारे पास में सफेद गेंद है। तो टोटल गेंद हमारे पास में कितनी हो गई, 15 गेंद। यानी कि ये हमारे पास में कुल परिणाम हो गए हैं। अब हमें जो सवाल दिया गया है कि निकाली गई जो गेंद है वो काली नहीं है। तो माना निकाली गई गेंद काली नहीं है कि घटना ए है, अतः घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि गेंद हमारे पास में काली नहीं होनी चाहिए। जब हमारे पास में गेंद काली नहीं है तो हमारे पास में उस थैले में कौन कौन सी गेंद रहेंगी, लाल और सफेद। यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे पास में 3 प्लस 7, यानी कि टोटल अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 10। अतः घटना ए है। इस घटना ए की जो प्रायिकता है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर आते हैं हमारे पास में अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और नीचे लिखते हैं हम कुल परिणाम, कुल परिणाम जो भी घटना घटित हो रही है। तो घटना ए है उसकी प्रायिकता निकालेंगे, तो पी ए। अब देखिए हमारे पास में जो अनुकूल परिणाम है वो हमारे पास में कितने हैं, 10 हैं। तो हमने ऊपर रखे इसको। कुल परिणाम हमारे पास में कितने, 15, तो हमने 15 इसमें नीचे। इनको हल करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 से ये कितने बार कट गया, 3 बार। तो हमारे पास में गेंद काली नहीं है, उसकी घटना हमारे पास में है 2/3, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक पासे को फेंक में 4 से बड़ा, यहाँ पे देखिए ये बड़ा अंक है, क्या है, बड़ा। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी क्या होगी। तो पासे को फेंक रहे हैं हम, तो इसका हल देखिए। पासा, देखिए कितने पासों को फेंक रहे हैं हम, एक पासे को। तो एक पासे को फेंकने पर हमारे पास में जो कुल परिणाम है वो 6 होते हैं। तो हम लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। और ये 6 परिणाम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, क्योंकि पासे पर 1 से लेके और 6 तक अंक अंकित होते हैं। अब देखिए हमारे पास में जो प्रायिकता पूछे 4 से बड़ा अंक आने की, तो माना 4 से बड़ा अंक आने की जो घटना है मान लेते हैं ये है। अतः
घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए 4 से बड़े हमारे पास में कौन कौन से, 5 और 6, यानी कि 2 अनुकूल हमारे पास में परिणाम होंगे, यानी कि 5 और 6। तो घटना, सॉरी यहाँ पे घटना ए है, ये क्या है, ए घटना है। तो प्रायिकता P4 घटना ई की प्रायिकता। अब देखिए ऊपर हम लेते हैं अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में 2, तो हमने क्या लिख दिया इसको 2, और कुल परिणाम हमारे पास में कितने, 6, तो हमने कितना लिख दिया 6। इनको हल करेंगे हम तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6, तो 1/3 हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, यह भी प्रायिकता से संबंधित है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। तो यहां से देखिए हमारे पास में 1 से 17 तक संख्याएं हैं, तो कुल परिणाम, कुल जो परिणाम है हमारे पास में कितने होंगे, 17, क्योंकि हमारे पास में संख्याएं हैं जो 1 से 17 तक हैं। अब अभाज्य संख्या निकालनी है, अभाज्य संख्या होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो माना अभाज्य जो संख्या होने की घटना बी है, अतः घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। देखिए घटना बी है वो एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या हमारे पास में देखिए कौन कौन सी होंगी, 1 से 17 तक में, 1 से 17 तक, यानी कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, यानी जो संख्या एक के अलावा और किसी संख्या से यानी कि विभाजित नहीं, यानी कि स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो और उसमें एक का और भाग जाता हो। तो देखिए हम यहाँ से देखते हैं कौन कौन से हैं, ऐसे 7 परिणाम होंगे, कौन कौन से होंगे, 2 एक अभाज्य संख्या होगी, 3 5 7 11 13, और एक 17, ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। देखिए एक है उसको न तो हम भाज्य मानते हैं और न ही क्या मानते हैं, उसको अभाज्य मानते हैं, तो एक को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, इनको काउंट हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास में जो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13 और 17, देखिए 2 में 2 का ही भाग जाएगा और 1 का जाएगा, 3 में 3 का ही जाएगा और 1 का जाएगा। तो इस तरह से जो अभाज्य संख्या है उनके अनुकूल परिणाम हमारे पास में हो गए टोटल 7। तो घटना P वो B है, उसकी जो प्रायिकता P4 प्रायिकता, ऊपर हम लेते हैं अनुकूल परिणाम, क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं अनुकूल परिणाम और नीचे लिखेंगे हम कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हुए, 7, और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं, 17। तो अभाज्य संख्या होने की जो प्रायिकता है वो है 7/17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, बिंदु -2 9 की x अक्ष और y अक्ष से दूरी लिखिए। देखिए छोटा प्रश्न है, x अक्ष, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होता है हमारे पास में, y निर्देशांक, y निर्देशांक यानी कि बिंदु की जो कोटि होती है वो। तो यहां से हम देखते हैं, इसमें से देखिए ये x निर्देशांक होता है, ये y, तो x अक्ष से दूरी तो होगी y निर्देशांक, यानी कि हमारे पास में कितना हो जाएगा 9। अब y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी वो होगा x निर्देशांक,
एक्स निर्देशांक यानी कि भुज। तो यहां से हम देखें एक्स निर्देशांक हमारे पास में कितना है, माइनस का 2। माइनस का 2 हमारे इसमें क्या हो जाएगी, वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी। यहाँ पे हमें इनको चिन्ह सहित लेना है। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि दूरी धनात्मक ली जाती है। तो इसका जो आंसर सही होगा, एक्स अक्ष से वो दूरी होगी 9 होगी और वाई अक्ष से दूरी होगी -2। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया है बिंदु ए 5 और 2 है इसके निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक 4 और 7 हैं और बिंदु सी इसके निर्देशांक 7 - 4 है। बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं। एक शीर्ष 5 2 दे रखे, बी शीर्ष है वो 4 और 7 दे रखे हैं और सी है वो हमें 7 और 4 दे रखे, -4। तो यहाँ से देखिए x1 का मान हमारे पास में कितना हो गया 5, y1 का हमारे पास में कितना हो गया 2, x2 का मान हमारे पास में हो गया 4 और y2 का मान हमारे पास में कितना हो गया 7, x3 का मान हमारे पास में 7 और y3 का हो गया हमारे पास में -4। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो निकालें। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक यहाँ लिखेंगे हम y2 - y3 फिर प्लस x2 और ये होगा y3 - y1 फिर x3 ये होगा y1 - y2 और ये कोष्टक बंद। तो यहाँ से देखिए हम 1/2 x1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5 है, तो हमने 5 रख देंगे। y2 हमारे पास में 7 तो 7 रख दिया, माइनस y3 हमारे पास में -4 है और ये माइनस का चिन्ह हमारे पास में, चलिए ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। x2 हमारे पास में कितना है 4, y3 -4 और y1 हमारे पास में 2 तो ये -2 प्लस x3 ये हमारे पास में 7 और y1 है हमारे पास में 2 और y2 हमारे पास में कितना है -7। कोष्टक बंद करेंगे, 1/2 कोष्टक 5 यहाँ से 7 और 4 कितने हो गया हमारे पास में 11 प्लस 4 गुणा 4 और 2 ये माइनस के कितने हो गए 6 प्लस 7, ये देखिए 2 में से 7 गए तो हमारे पास में यहाँ बचे हमारे पास में -5 बराबर 1/2 कोष्टक, ये देखिए इसको गुणा करें 11 गुणा 5 करें तो 55, ये हो गया हमारे पास में माइनस का 6 गुणा 4 किया तो माइनस के 24 हो गए, क्योंकि प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस गुणा माइनस करेंगे तो हमारे पास में माइनस चिन्ह और 7 5 कितने हो गए 35 हो गए हमारे पास में। आगे देखिए 1/2 ये आ गए हमारे पास में 55 और माइनस के हमारे पास में कितने हो गए 59 हो गए, तो हमारे पास में 1/2 और माइनस का हमारे पास में कितना बचा 4। हमने इसको जब हल करेंगे इसको काट देंगे तो ये हमारे पास में बचेगा -2 मात्रक, ये क्या होगा आंसर होगा। चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए इसे क्या लेंगे हम धनात्मक लेने पर। अतः त्रिभुज जो ABC है, ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 2 मात्रक होगा, ये क्या हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 6, बिंदु 2 व 3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये बिंदु है, बिंदु 2 और 3 कि हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए मूल बिंदु से जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यहाँ से देखिए x का मान हमारे पास में 2 है और y का मान आया वो 3, तो हम इसमें रख देते हैं। तो x का मान 2, इसका होल स्क्वायर, y की जगह कितना रखेंगे 3, इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर ये अंडर। 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग किया 9, अंडर रूट 9 और 4 13। तो अंडर रूट 13 हमारे पास में क्या होगी, बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दे रखे हैं, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाहर, तो इसका जो हल होगा वो तो आएगा हमारे पास में 2 आंसर है। देखिए ये कोई मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है मान लीजिए P, तो इससे हम केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ये देखिए ये 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं और ये जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो लंबाई में भी कैसी होंगी, बराबर होंगी, यानी कि PA बराबर PB होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है। तो ये हमें AP दे रखी है, तो हल देखिए इसका, AP 21 42 63 84 ये हमें दे रखी है। तो देखिए हमें प्रथम पद यहाँ से, प्रथम पद A बराबर हमें दे दिया 21, सार्वंतर, सार अंतर यानी कि D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद हमारा है 42, पहला पद है 21, यानी कि ये भी हमारे पास में कितना आ गया 21 आ गया। अब देखिए इसने कहा है कि कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब हुआ ये हमें an का मान दे रखा है। जब an का मान हमें दे रखा है तो हम an का ही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि nवा पद का। तो nवा पद, nवा पद, nवा पद का जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें निकालना क्या है कि कौन सा पद है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 21, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है इसलिए n ही रखेंगे माइनस 1, और d की वैल्यू हमें दे रखी है 21 इसलिए 21 रख दिया, और an का मान हमें दे रखा है 210। आगे देखिए 21 प्लस 21 को मैं इस n से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 21n, 21 को मैं माइनस 1 से गुणा करूंगा तो ये आ गया हमारे पास में माइनस का 21 बराबर में 210। अब देखिए माइनस का 21 प्लस का 21 यही कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास में बचा 21n बराबर 210। तो यहाँ से n बराबर 210 बटे 21, 21 का भाग हम 210 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 10 बार। अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर जो श्रेणी है 21 42 63 84 का 10वां पद 210 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। युक्तिल विभाजन, युक्तिल विभाजन प्रमेयिका से 135 और 225 का हमें में से पे निकालना है। तो देखिए हल, यहां से देखिए इसमें से हमें युक्तिल विभाजन प्रमेयिका से 2 बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम में से पे निकाल सकते हैं। तो इसमें बड़ी कौन सी संख्या है 225 है, वो 135 से क्या है बड़ी है। अतः युक्तिल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, युक्तिल
विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय की क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसमें देखते हैं, देखिए सबसे पहले 225 में हम भाग देंगे 135 का। कितनी बार भाग गया, एक बार भाग गया, हमारे पास में 0 और 90, यानी शेषफल हमारे पास में कितना बचा, 90। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे इसको, पहला चरण है हमारा पास में, भाज्य हमारे पास में क्या होगा, 225 होगा, तो 225 लिखा हमने। भाजक हमारे पास में 135 हुआ, भागफल हमारे पास में कितना है, 1, और प्लस शेषफल हमारे पास में कितना है, 90। तो यहाँ शेषफल 90 है जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोबारा से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो अब देखिए पुनः किस पे लगाएंगे हम, अब हमारे पास में 135 और हमारे पास में क्या बचा, 90। तो इसमें से बड़ा कौन सा हुआ, 135 इज ग्रेटर देन 90। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो देखिए अब 135 बड़ा है 90 से, तो हम क्या भाग करेंगे, 90 का भाग हम किस में देंगे, 135 में। तो 90 एकम 90, ये 5 और हमारे पास कितने बचे, 4। तो यहाँ से पुनः देखिए ये पहला चरण होगा। अब दूसरा चरण देखिए, भाज्य अब हमारे पास में भाज्य कितना हो, 135, तो 135 लिख देंगे। भाजक हमारे पास में हुआ 90 गुणा से वो भागफल 1, और शेषफल हमारे पास में कितना बचा, 45। तो यहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे, 90 इज ग्रेटर देन 45, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। दोबारा से हम इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। अब हमें 45 का भाग देना है किसमें, 90 में। तो 45 दूना 90, और हमारे पास में शेषफल क्या बचा, 0। तो यहाँ हम अब भाज्य हमारे पास में कितना हो जाएगा, 90, भाजा को हमारे पास में 45, और भागफल हुआ हमारे पास में 2 प्लस शेषफल क्या बचा, 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। इस स्थिति में अंतिम भाजक 45 है, अतः में से क्या होगा, हमारे पास में 45 होगा। यही हमारे पास में क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम इस जो प्रक्रिया है उसको तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास में शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए, और जिस भाजक से हमारे पास में शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, मैसेपा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दे रखा है, इसका जो फल है, देखिए संख्याएं कितनी है, 336, और हमें क्या दे रखा है, 54 दे रखा है, ठीक है। और लेस पे हमें दे रखा है 3024। तो देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में, दो संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, मैसेप गुणा
लसप के बराबर। तो देखिए संख्याओं कौन कौन से 336 गुणा हमारे पास में क्या लिखेंगे हम 54 बराबर मैसेप और लसप हमें दे रखा है 3024। तो हम मैसेप निकालेंगे मैसेप। अब हमें मैसेप निकालना है तो मैसेप के साथ में क्या गुणा है 3024। तो ये किसके बटे में जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 336 गुणा 54 बटे 3024। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसमें भाग देते हैं 6 से, 6 पंजो 30 और ये भाग 2 की और 6 चौका 24 और ये 6 नाम 54। फिर से 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 से ये हमारे पास है 9 5 45 और 9 6 की 54। फिर 56 से ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो हमारे पास में जो मैसेप आया वो कितना आया 6 हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका मैसेप है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या शांतावर्ती, यदि शांत है तो इसको दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7/80 दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम क्या करेंगे 80 को हम अविभाज्य गुणनखंडों खंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, 40 बार गया, फिर 2 को गया 20 बार, फिर 2 को गया 10 बार और फिर 2 को गया 5, 5 का गया 1 बार, यानी कि 7/, हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 5 की घात 1 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको 5 की घात 4 बनाने के लिए 5 की घात 3 से हमें नीचे गुणा करना होगा। जब हमने नीचे गुणा किया तो हम इसको अंश में भी गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अंश में तो हमारे पास है 7 गुणा 5 की घात 3, क्योंकि 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है 125। तो हमने इसका आंसर लिख दिया 125। यहाँ देखिए 2 की घात 4 5 की घात, क्योंकि आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती है, तो हमारे पास में कितने हो गए 5 की घात 4। गुणा कर लेते हैं 7 5 35 5 3 7 दूनी 14 और 3 17, इसलिए 1 7 और 1 8। और नीचे देखिए जब आधार अलग अलग हो घातें समान हो तो आधारों गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और घात कितने लिख दिया हमने 4। अब देखिए ऊपर देखिए 875 बटे, अब यहाँ देखिए कितनी जीरो हो जाएंगी 4 जीरो। अब कितनी है हर में हमारे पास में 4 जीरो, तो हम ऊपर 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो 5 7 8 3 अंक छोड़िए, 1 जीरो ये बढ़ा दी, दशमलव लगा दी और फिर ये जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात n रूप का है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार कैसे होगा शांत होगा। कैसा होगा शांत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दिया है हमें बहुपद x⁴ माइनस 5x प्लस 6 को 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम भाग देंगे इसमें, अब भाग देंगे यानी कि हमें सबसे पहले हमें जो बहुपद दिए गए हैं उनको घटते हुए घाते हुए हम क्रम में लिख देते हैं। तो यहाँ से हम इसमें भाग देंगे, यानी कि हमारे पास में यहाँ से हमारे पास में जो भाज्य है वो कितना दे रखा है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और ये हमारे पास में क्या दे रखा है भाजक दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास में चर का पद आता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और इसको मैं ले देता हूँ प्लस का 2। अब हम भाग देते हैं, देखिए x⁴ माइनस 5x प्लस 6, इसमें हम भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो देखिए इधर मैं भागफल के जो पद है उनको बता देता हूँ।
भागफल का प्रथम जो पद है उसको देखिए। प्रथम पद के लिए हम क्या करेंगे, जो भाज्य है, भाज्य का प्रथम पद हमारे पास में कितना है, x की पावर 4, और भाजक का जो प्रथम पद है वो है माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, भाज्य का प्रथम पद को तो ऊपर लिखेंगे और जो भाजक है उसका प्रथम पद को हम नीचे माइनस का x की पावर 4। तो यहाँ से देखिए इसको हम भाग देंगे तो ये हमारे पास में देखिए माइनस का प्लस में भाग देंगे माइनस, और एक्स स्क्वायर का भाग एक्स फोर में दिया तो हमारे पास में बचा एक्स स्क्वायर बचा, यानी कि ये हमारे पास में भागफल आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। अब माइनस का एक्स स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूंगा, भाजक से, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मैं इसको गुणा करूंगा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करूंगा तो एक्स की पावर 4, माइनस गुना प्लस करूंगा तो माइनस, और एक्स स्क्वायर गुना 2 करूंगा तो ये 2 एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको इसके नीचे देखो, एक्स की पावर 4 के नीचे मैंने एक्स की पावर 4 का पद लिख दिया। अब माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसलिए मैं इसको लास्ट में लिख देता हूँ। ये लिख दिया माइनस का 2x स्क्वायर, और ये लाइन खींचेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है तो किसका, माइनस का, माइनस का है तो ये प्लस का, तो हमारे पास में ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हमें सबसे बड़ी घात वाला पद उतारना है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला पद है सब बड़ा, तो ये हो गया हमारे पास में प्लस का, तो हम इसको 2x स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद में क्या आएगा, x वाला पद, तो x वाला पद है हमारे पास में माइनस का 5x, और इसके बाद में आएगा अचर। फिर से भागफल का दूसरा पद देखते हैं, भागफल का दूसरा पद, भागफल का दूसरा पद देखिए। अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ तक हम भाग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है इसका पहला पद, इसका पहला पद क्या है 2x स्क्वायर, तो हम 2x स्क्वायर हम ऊपर रखेंगे, और भाजक, भाजक का पहला पद है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हम नीचे रखेंगे। और माइनस का भाग प्लस में देंगे तो हमारे पास में माइनस आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में माइनस का 2, तो भागफल आया हमारे पास में माइनस का 2 आया। अब इस जो भागफल आया -2, इसको मैं वापस किससे गुणा करूंगा, भाजक से, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो देखिए गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2x स्क्वायर, माइनस गुना प्लस करूंगा माइनस, और 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास में क्या आया 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अचर पद -4, तो अचर पद के ही नीचे लिखूंगा इसको माइनस का 4 मैंने यहाँ लिख दिया, वापिस मैं यहाँ पे लिखूंगा घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ माइनस, ये माइनस चिन्ह है तो क्या होगा प्लस, ये कैंसिल। सबसे पहले हम अचर पद उतारेंगे, तो देखिए हमारे वो अचर पद, तो माइनस का 5x उतार दिए, ये 6 और 4 कितने हो गए हमारे पास में 10 हो गए। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि भाजक की घात कितनी ज्यादा है और शेष वाली घात कम है, तो भाग आगे नहीं जाएगा। अतः जो भागफल है वो माइनस एक्स स्क्वायर -2, और जो शेषफल है वो आया -5x प्लस का 10 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। देखिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर में 4। तो दो समीकरण दे रखी है, हमें दे रखे है x प्लस वाई बराबर में 14 समीकरण नंबर 1, और एक दे रखे हमें x माइनस वाई बराबर में 4 समीकरण नंबर में 2। हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में देखिए गुणांक बराबर है y के भी और x के, y के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पे हम लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। x और x हमारे पास में कितने हो गए 2x, और इधर देखिए बाईं तरफ, वो दाईं तरफ 14 और 4 कितने हो गए हमारे पास में 18, तो x बराबर 18/2, यानी कितना आ गया 9। अब x बराबर 9 समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास में x प्लस वाई बराबर में 14 ये है, x की जगह मैंने 9 लिखा, प्लस वाई बराबर में 14, y बराबर 14 में से मैं क्या घटा दूंगा 9, क्योंकि मैं 9 को मैं इधर राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, ये किसको जाएगा माइनस का, तो y बराबर हमारे पास में कितना आ गया 5। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5,
हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। देखिए, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n दिया हुआ है। तो जब भी हमें nवां पद दिया गया जाता है तो हम n के जगह 1 2 3 मान रखे और हम सबसे पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे, फिर हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसका जो हल आएगा, हमें an बराबर क्या दिया है, 3 प्लस में 2 है। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो n की जगह मैंने 1 बराबर 3 + 2 गुणा 1, तो ये आ गया हमारे पास में, कितना आ गया, 5 हल करेंगे, 2 एकम 2 और 3 5। फिर n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो 1 2 3 प्लस, यहाँ मैं 2 रखूंगा तो 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 7, n बराबर 3 रखने पर, तो A3 3 प्लस, यहाँ पे अब मैं कितना रखूंगा, 3, तो 2 × 3, 3 दूनी 6 और 3 9। अतः देखिए AP प्राप्त हो गई हमें, AP प्राप्त हो रही है 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से देखिए प्रथम पद A बराबर हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ, 5, सार अंतर D, वो हम निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा कर। दूसरा पद है 5, वो 7 और पहला पद है 5, घटाया तो हमारे पास में कितना बचा, 2। हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, 24 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि n बराबर हमें कितना दे रखा है, 24। तो अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, प्रथम n पदों का योग वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 इंटू डी। हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें प्रथम पद दिया है, सारवंतर दिया गया है और n का मान दिया गया है। तो देखिए s, n की जगह मैं लिखूंगा 24, फिर से n 24/2 कोष्टक 2a, a का मान कितना है हमारे पास में 5, प्लस n की जगह मैं लिखूंगा 24 - 1 और d की जगह मैं लिखूंगा कितना, 2। तो देखिए यहाँ से 2 का भाग हम 24 में देंगे तो हमारे पास में 12, यहाँ से 2 गुना 5 करूंगा तो ये हो गया हमारे पास में 10, प्लस यहाँ से 23 में वो 24 में से 1 गया 23, 23 गुना 2, मैं लिखूंगा 23 × 2, तो ये 12, यहाँ से हमारे पास में 10 प्लस 23 गुना 46, तो मेरे पास में रह गया 12 गुना 56। तो हम इसको गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 12 × 6 = 72, 7 12 5 12 पंजो 60 और 7 67, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये एस यानी प्रथम 24 पदों का क्या आ जाएगा हमारे पास में, योग आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। ये दिया है tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, यह सवाल है जो पूर्व कोण के त्रिकोणमितीय आधार पे संबंधित है। तो देखिए tan किस में बदल जाता है, cot में, तो हमें या तो अंश को चेंज करना होगा या हर को चेंज करना होगा। तो देखिए मैं लिख दे इसको tan को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाऊंगा, हमारे पास 65 डिग्री बचा तो 25 घटाऊंगा, ठीक है, और मैं हर को चेंज नहीं करूंगा, तो हर को मैंने लिख दिया cot 25 डिग्री। अब चूंकि tan 90 माइनस थीटा वो होता है हमारे पास में cot थीटा, तो यहाँ से tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, और कितना कोण घट रहा है हमारे पास में 25 डिग्री,
तो ये 25 डिग्री, और हर में हमारे पास में पहले से ही है कोट 25 डिग्री। कोट 25 का भाग कोट 25 में देंगे, कोट 25 का कोट 25 में भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस b का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दे रखा है tan a बराबर cot b, तो ये भी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय आधार पे है, tan cot में चेंज हो सकता है, तो हम इसमें से या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करेंगे या राइट हैंड साइड को। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, इसको लिखते हैं हम tan 90 माइनस कितना कोण है ए, तो ए घटा दिया मैंने ऐसे, लेकिन मैं राइट हैंड साइड को चेंज नहीं करूंगा, इसको कॉट बी ही रहने दूंगा। देखिए tan किस में हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, यहाँ हमारे पास रहेगा 90 माइनस और ये कॉट बी, कॉट से हमारे पास में कॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बचा 90 माइनस ए बराबर बी। अब देखिए मैं ए को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, ए को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ये किसको जाएगा प्लस का, और ये तो पहले से भी है तो ये प्लस का भी, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आई हमारे पास में कितनी आई, 90 डिग्री, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए सवाल दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनके मान देखते हैं। सबसे पहले देखिए सारणी से tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, cos 30 डिग्री होता है रूट 3/2 होता है, sin 60 डिग्री वो भी रूट 3/2 होता है। तो मान रख देते हैं 2 इंटू tan 45 का मान 1, स्क्वायर लगा रहा था हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos 30 इसकी वैल्यू है रूट 3/2, स्क्वायर लग रहा है तो ये स्क्वायर लगा दिया, माइनस sin 60 इसका मान भी रूट 3/2 होता है, तो ये स्क्वायर लग रहा है तो ये स्क्वायर लगा दिया, यहाँ से 2, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस यहाँ से देखिए रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 यानी रूट हट जाता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। देखिए 3/4 माइनस का है और 3/4 प्लस का कैंसिल हो गया, और हम 2 गुना 1 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, 18 जो प्रश्न दे रखा है हमें माध्य दैनिक खर्च ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसी प्रश्न में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इधर देखिए ऐसे बना देते हैं इसको, दैनिक जेल भत्ता, ये रुपये में दे रखा है, और एक तरफ हम दे रखे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। देखिए अब इधर से देखिए ये हमें जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देखिए ये हमारे पास में बारंबारता दे रखी है एफ आई, ये दे रखे 3, 5, 4, 7 और 6, और नीचे इसमें हम लिख देंगे योग। तो देखिए सबसे पहले हमें मध्य बिंदु निकालो, एक्स आई का मान, मध्य बिंदु एक्स आई का मान, तो ये सारणी हम बनाएंगे। अब देखिए एक्स आई के मान हम कैसे निकालेंगे, यानी जो वर्ग अंतराल दे रखा है ये कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमें वर्ग अंतराल दे रखा है
10 से 20। तो हम क्या करेंगे, ये होती है हमारी निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ेंगे और किसका भाग दे देंगे, 2 का। तो ये कितना आया हमारे पास में, 15। तो पहला हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि हमें सीधा ही इसमें देखना है इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 10-10 का। तो हम 10-10 ऐड करते जाएंगे। तो 15 में 10 जोड़े हमारे पास में, तो हमारे पास में कितने हो गए, 25। फिर 10 जोड़े, कितने हो गए, 35। फिर 10 जोड़े, 45। फिर 10 जोड़े, कितने हो गए, 55 हो गए। इस दर हम क्या करते हैं, हमें सिग्मा एफ आई की आवश्यकता पड़ेगी, यानी सिग्मा एफ आई। और ये हमारे पास में हो गया टोटल 25। देखिए यहाँ से हमें क्या आवश्यकता होगी, एफ आई गुणा एक्स आई की। एक सारणी, एक कॉलम और बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा एफ आई गुणा एक्स आई। देखिए ये हमारे पास में एफ आई के मान है, ये किसके हैं, एक्स आई के। तो हम 3 गुणा 15 करेंगे, कितने आ गए हमारे पास में, 45। 5 गुणा 25 करेंगे, कितने हो गए, 125। और हमारे पास में 35 गुणा 4 करेंगे तो ये आ गया 140। 7 गुणा 45 करेंगे तो हमारे पास में आ गए 315। और 55 गुणा जो 6 करेंगे तो वो आ गया हमारे पास में 330। फिर हमें क्या करें, इसका योग पड़ेगी, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसके योग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका जो टोटल जो योग होगा वो हमारे पास में, इनका जब योग करेंगे हम तो वो हमारे पास में आएगा 955। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि काम में लिए है, प्रत्यक्ष विधि से माइट, प्रत्यक्ष विधि से क्या निकाल रहा हूँ मैं, माइट, यानी कि एक्स बार। वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार, तो मैं यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास में कितना आया, 955। और सिग्मा एफ आई का मान वो कितना आया, 25। जब हम 25 का भाग 955 में देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 38.2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा सा प्रश्न है, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग रिक्त स्थान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो रिक्त स्थान यानी संचयी बारंबारता का उपयोग हम माध्यक ज्ञात करने के लिए करते हैं। क्या आ जाएगा इसका आंसर, माध्यक। अगला प्रश्न ये दिया है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 2 = 0 का व्युत्क्रम वगैरह ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो हम तुलना करते हैं, तो यहाँ a की वैल्यू देखिए, x² a की वैल्यू हमारे पास में आएगी 2। b की वैल्यू देखिए x, यहाँ x गुणांक b, यहाँ x गुणांक कितना है, 4, तो -4। यहाँ c अचर पद है, यहाँ अचर पद कितने, 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखिए विभक्ति कर निकालते हैं, विभक्ति कर यानी कि d वो होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है हमारे पास, -4, इसका होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है, 2, c की वैल्यू है 3। तो ये कितना होगा, 4 का वर्ग, -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा ये। और इधर से देखिए 4 दूनी 8 दिया 24, किससे हो गए, माइनस। तो हमारे पास में बचा माइनस का 8, यानी कि d की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास में 8। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि b² - 4ac है जो लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा इसका मान आया है। अतः मूल काल्पनिक व कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के जो इस वीडियो में है, जो टेस्ट लिया गया था उसके सारे प्रश्नों का मैंने इसमें सॉल्यूशन दे दिया है। तो वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें
और समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।